Hello students, in this video we will cover chapter 3 of depository operations, and that is depository and its business partners. तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डिपॉजिटरी का एजेंट होता है वो कौन होता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है, एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर. सो एक बार डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को ही रिकैप्चुलेट करते हैं. अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज डिस्क्राइब्ड एज एन एजेंट ऑफ द डिपॉजिटरी. ये हमने डिस्कस किया था, एजेंट माना जाता है. एंड इज रजिस्टर्ड एंटिटी विद सेबी. तो एक चीज अब जो यहाँ पे हमें पता चली, जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है इसको दो जगह से लाइसेंस लेना पड़ेगा. एक तो सेबी से, सेबी का लाइसेंस होना चाहिए, यानी सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर भी होना चाहिए, और साथ में डिपॉजिटरी रजिस्ट्रेशन नंबर भी होना चाहिए. ठीक है. अब जिस भी डिपॉजिटरी का डीपीए बनेगा, बीट एनएसडीएल और सीडीएसएल, तो उस हिसाब से इसको उनके रिस्पेक्टिवली इनको रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो जाएगी. दे आर द इंटरमीडियरीज बिटवीन द डिपॉजिटरी एंड द इन्वेस्टर्स. वो इन्वेस्टर्स और डिपॉजिटरी के बीच में काम करते हैं. और क्या काम होता है मेन? इन्वेस्टर्स के डीमैट अकाउंट ओपन होते हैं. द रिलेशनशिप बिटवीन द डीपीज एंड द डिपॉजिटरी इज गवर्न्ड बाय एन एग्रीमेंट मेड बिटवीन द टू अंडर द डिपॉजिटरीज एक्ट 1996. ठीक है. तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है डिपॉजिटरी और डीपी के बीच में, जहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन करी जाती है, और उस हिसाब से वहां पे फिर ऑपरेशन स्टार्ट करता है डीपी. देन सेबी कैसे गवर्न करता है, सेबी कैसे रेगुलेट करता है डीपी को? तो सेबी डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशन 2018. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कौन कैसे किस रेगुलेशन की तरह, किस रेगुलेशन से सेबी गवर्न करता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को. तो डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशन 2018. देन व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बिकमिंग डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट? तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है? अगेन एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट या फिर आरबीआई एज सच. तो इसके अंदर जैसे कि सबसे प्रोमिनेंट कौन से है? आईएफसीआई है, आईडीबीआई है, आईसीआईसीआई है. दीज ऑल आर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. और जैसे यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट है, तो आईडीएफसी भी यहाँ पे आपका पीएफआई है. देन एक बैंक भी हो सकता है, इंक्लूडिंग फॉरेन बैंक्स एंड स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस. देन कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज, अ स्टॉक ब्रोकर एंड एन आरटीआई एजेंट. और सबसे प्रोमिनेंट और सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो है स्टॉक ब्रोकर्स. तो आज की तारीख में जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स हैं सबके पास अपनी अपना डीपी लाइसेंस है, और सबसे ज़्यादा कस्टमर बेस भी स्टॉक ब्रोकर्स के पास ही है. क्यों? रीज़न बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि जब आपको इन्वेस्टमेंट जो है, जो सेल परचेज होती है शेयर्स की, वो स्टॉक ब्रोकर के थ्रू ही करनी है. तो इट्स बेटर कि आपका जो डीपी ऑपरेटर हो वो स्टॉक ब्रोकर ही हो. नहीं तो फिर आपको एक दूसरी पार्टी को अपने सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, और फिर वहाँ से जो भी आप ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट करोगे वो डीपीज में जाके अटैच होगा. और आज की तारीख में सेबी ने एक रूल और निकाल दिया है कि जिस भी स्टॉक ब्रोकर के यहाँ आप ट्रेडिंग करोगे उसके यहाँ आपका डीमेट अकाउंट होना जरूरी है, उसकी डीपी में ही आपका अकाउंट होना ज़्यादा जरूरी है. ठीक है. तो स्टॉक ब्रोकर्स के पास सबसे बड़ा कस्टमर बेस है, और सारा मार्केट शेयर भी यही कंट्रोल करते हैं. देन एक नेटवर्थ रिक्वायरमेंट भी है. एन एप्लीकेंट्स हु आर स्टॉक ब्रोकर्स आर रिक्वायर्ड टू हैव अ नेटवर्थ ऑफ 3 करोड़ रुपीज. मैंने बताया था नेटवर्थ क्या होती है. नेटवर्थ होती है नेट एसेट्स, मतलब वो एसेट्स जो आफ्टर फुलफिलिंग द एंटायर लायबिलिटी, जो भी आपके पास सरप्लस एसेट्स बचेंगे उनको हम नेटवर्थ बोलते हैं. which shall be increased to ₹5 crore within 2 years of the date of notification of the SEBI deposit. अच्छा, यहाँ पे एक अमेंडमेंट आई थी 2022 के अंदर, तो उसके हिसाब से अब 5 करोड़ रुपीज़ हो गया. तो अगर हम आज की बात करते हैं तो आज की नेटवर्थ रिक्वायरमेंट कितनी है? 5 करोड़ रुपीज़. ठीक है. ये तो बात हो गई स्टॉक ब्रोकर्स की. पॉइंट टू बी नोटेड, स्टॉक ब्रोकर्स के लिए 5 करोड़ है. अगर आरटी एजेंट है तो उसके लिए 10 करोड़ रुपीज़ है. अगर कोई एनबीएफसी कंपनीज है या फिर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है तो उसके लिए 50 लाख रुपीज़ है. ठीक है. देन एप्लीकेशन फॉर बिकमिंग अ डीपी. An entity desirous of becoming a DP of a depository should make an application to the SEBI through depository only. तो इसका मतलब क्या है? पहले एप्लीकेशन जाएगी डिपॉजिटरी पे, फिर डिपॉजिटरी चेक करेगा कि सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं. देन डिपॉजिटरी विल फॉरवर्ड इट टू सेबी. फिर सेबी उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद या तो लाइसेंस ग्रांट करेगा, या फिर कोई क्लैरिफिकेशन मांगेगा, या फिर रिजेक्ट करेगा. The application complete in all respects should be submitted to the depository in which the membership is sought for. The applicant at this stage is required to pay SEBI application fees. तो SEBI की application fees भी देनी पड़ेगी. अब DP to indemnify depository. Indemnify का मतलब भरपाई करेगा. अगर कोई लॉस होता है तो उसकी भरपाई करेगा DP. ठीक है. A DP has to indemnify the depository, its officers, employees, all cost
fees, expenses, liabilities, taxes, actual losses and damages of any nature whatsoever suffered or incurred by any of them. ठीक है, तो या डीपी को और उसके अधिकारियों को इंडेमनीफाई करेगा, यानी उनकी भरपाई करेगा जो भी खर्चा उन्होंने किया होगा। कोई फीस अगर देनी है, कोई एक्सपेंसेस दिए होंगे या फिर कोई लाइबिलिटी या टैक्सेस बनते हैं तो डीपी को उसको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें कहाँ पे लिखी होंगी? ये उसी एग्रीमेंट में लिखी होगी जो डीपी और डिपॉजिटरी के बीच में होता है। ठीक है, तो एग्रीमेंट में ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। क्या क्या पॉइंट है? द फेलर बाय द डीपी टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द बायलॉज। बायलॉज कौन से होंगे? जिससे डीपी ऑपरेशंस गवर्न करता है डिपॉजिटरी, और द डीपी एग्रीमेंट और टू कंप्लाई विद एनी डायरेक्शंस और प्रोसीजर्स ऑफ द डिपॉजिटरी। एक तो अगर आपने फेलियर करा और फेलियर के लिए अगर कोई पेनल्टी लगी हुई है, कोई भी प्रोविजंस जिसको आपने पाला ना हो और जिसका ध्यान आपने रखा हो, तो उसके केस में आपको डिपॉजिटरी पेनलाइज कर सकते हैं, और पेनलाइज होगा तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। द एक्ट बाय द डिपॉजिटरी और इट्स पार्टिसिपेंट एंड एम्प्लॉइज प्लेस रिलायंस अपॉन इंस्ट्रक्शंस और कम्युनिकेशंस बाय द डीपी। अगर आपने कोई भी इंस्ट्रक्शन दी है रिगार्डिंग क्लाइंट, मतलब उसके प्लेजिंग की हो सकती है, अनप्लेजिंग की हो सकती है, या फिर शेयर क्रेडिट की हो सकती है, तो जो भी डीपी ने इंस्ट्रक्शन दी है, डिपॉजिटरी के ऑफिसर्स उसी को आधार मानते हुए सारा काम करते हैं। तो समहाउ दे आर कंप्लीटली रिलाइंग ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द डीपी। तो ऐसे में अगर कोई इंस्ट्रक्शन वो गलत दे देते हैं या फिर वो भूल जाते हैं, तो उस केस में भी डीपी को इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। The acceptance by the depository of eligible securities deposited by the DP and affecting transactions by the depository according to the bylaws and withdrawal of the eligible securities by the DP. उसके बाद the failure of the DP to deliver eligible securities or to perform other duties or obligations set out in the bylaws. ठीक है, तो जितने भी bylaws में obligation लिखी हुई है, the obligation which needs to be fulfilled by the DP, अगर उस केस में DP कोई फेलियर करती है तो उसको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा डिपॉजिटरी या फिर उसके ऑफिसर। देन कौन कौन से रिकॉर्ड्स उनको रखने हैं? रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस ऑफ अ बेनिफिशियल ओनर, ये हमने पहले फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था। डिटेल्स ऑफ द सिक्योरिटीज डीमेटेरियलाइजेशन और रीमेटेरियलाइज, तो जो कोई फिजिकल में कन्वर्ट हुआ है या फिर कोई डीमेट में कन्वर्ट हुआ है, तो वो एप्लीकेशंस भी आपको संभाल के रखनी है, रिकॉर्ड रखना है। रिकॉर्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शंस रिसीव फ्रॉम द बेनिफिशियल ओनर, और ये कौन सी इंस्ट्रक्शन हो सकती है? नॉमिनेशन वाली इंस्ट्रक्शन हो सकती है। रिकॉर्ड ऑफ द अप्रूवल, नोटिस, एंट्री एंड कैंसिलेशन ऑफ प्लेज एंड हाइपोथिकेशन। मैंने बताया था प्लेज और हाइपोथिकेशन क्या होता है? गिरवी रखना। कभी कभी इन्वेस्टर्स शेयर्स को गिरवी रख के बैंकों से पैसा जुटा लेते हैं, तो वो उसको हम प्लेज और हाइपोथिकेशन कहते हैं। डिटेल्स ऑफ द ग्रीवेंसेस, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स रिसीव फ्रॉम द क्लाइंट, एक्शन टेकन एंड स्टेटस ऑफ द सेम। अगर कोई ग्रीवेंस है तो पूरा ग्रीवेंस का आपको ब्यौरा देना है। देन किस किस केस में डीपी का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है या फिर सस्पेंड हो सकता है? Any contravention in the contravention of the provision of the Depository Act, या तो डिपॉजिटरी एक्ट को कॉन्ट्रावीन करा है, बायलॉज जो डीपी और डिपॉजिटरी के बीच में होता है, और सेबी डीपी रेगुलेशन, अगर इसके कॉन्ट्रावेंशन में आपने कोई भी एक्ट करा है तो आपका लाइसेंस जो है सस्पेंड हो सकता है। अब फेल टू फर्निश एनी इन्फॉर्मेशन, अगर सेबी ने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी है या फिर डिपॉजिटरी ने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी है तो आपका लाइसेंस जो है उसमें भी सस्पेंड हो सकता है। नॉट फर्निश द इन्फॉर्मेशन कॉल्ड फॉर बाय द सेबी अंडर द प्रोविजंस ऑफ डिपॉजिटरी एक्ट, वहाँ पे भी हो सकता है सस्पेंड। फिर नॉट कोऑपरेटेड विद एनी इन्वेस्टिगेशन एंड हैज़ फेल्ड टू कंप्लाई विद एनी डायरेक्शन, अगर सेबी ने आपसे कोई डायरेक्शन आपको दी है कि आपको ऐसे काम करना है या फिर आपको ये कंप्लायंस करना है और आपने नहीं करा, डीपी ने नहीं करा, तो उसका सस्पेंड लाइसेंस जो है सस्पेंड हो सकता है। हैज़ फेल्ड टू पे द एनुअल फीस, अगर आपने एनुअल फीस नहीं दी तो सेबी तब भी आपका लाइसेंस जो है सस्पेंड हो सकता है। देन किस किस केस के अंदर सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया जाएगा? बिल्कुल, इफ द डीपी इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड, अगर आपने कोई भी फ्रॉड करा, पैसे इधर से उधर करे या फिर किसी इन्वेस्टर की कंप्लेन आई आपके अगेंस्ट में, तो आपका लाइसेंस जो है वो कैंसिल भी हो सकता है। देन डीपी हैज़ बिन गिल्टी ऑफ रिपीटेड डिफॉल्ट स्पेसिफाइड फॉर द सस्पेंशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन, अगर आप एक ही डिफॉल्ट को बार बार करे जा रहे हो और जो एक बार आपका लाइसेंस जो सस्पेंड हुआ और उसके बाद 2-3 बारी दोबारा हो गया सस्पेंड, तो उस केस में आपका कैंसिलेशन भी हो सकता है सर्टिफिकेट। देन टर्मिनेशन बाय डिपॉजिटरी, कौन कौन से केसेस में डिपॉजिटरी भी आपका लाइसेंस टर्मिनेट कर सकती है, रजिस्ट्रेशन टर्मिनेट कर सकती है? Besides these regulatory provision, each depository may have its own bylaws for termination or suspension of its DP। ठीक है, तो डिपॉजिटरी अपने सेल्फ रेगुलेट कर सकती है डीपी के एक्शंस को या फिर डीपी के फंक्शंस को सेल्फ रेगुलेट कर सकती है, एंड डिपॉजिटरी हैज़ द पावर टू डू सो बाय बायलॉज।
टॉकिंग अबाउट टर्मिनेशन बाय डीपी, तो डीपी खुद भी अपनी मेंबरशिप को टर्मिनेट कर सकता है बाय गिविंग द 30 डेज एडवांस नोटिस। तो अगर डिपॉजिटरी को वो 30 डेज एडवांस नोटिस दे देता है तो डीपी भी खुद अपनी मेंबरशिप को टर्मिनेट कर सकता है। देन कम्स क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को हमने डिस्कस किया है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का काम क्या होता है? सेटलमेंट कराना, ट्रेड की क्लियरिंग करना। तो जो भी ट्रेड्स ब्रोकर के यहाँ पे होते हैं, ब्रोकर के यहाँ पे जो भी क्लाइंट ट्रेडिंग करते हैं, बाइंग हो या सेलिंग हो, तो एट द डे एंड उस ट्रेड को सेटल कराने का, क्लियर कराने का काम किसका होता है? क्लियरिंग हाउस का भी, क्लियरिंग हाउस का काम होता है। और इस सेटलमेंट के दौरान क्लियरिंग हाउसेस को भी अपना क्लियरिंग मेंबर अकाउंट ओपन करना पड़ता है डिपॉजिटरीज के साथ, ताकि जब सेटलमेंट उन्हें करना हो तो वहाँ पे कुछ दिनों के लिए, मतलब नॉट फॉर रेगुलर, एक कुछ दिनों के लिए उनको वहाँ पे होल्डिंग को रखना पड़ता है। और जब तक वो सेटल आउट नहीं होती है तब तक होल्डिंग वहाँ पे रहती है, अदरवाइज वो फिर बेनिफिशियर अकाउंट के वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाती है, डीमेट अकाउंट में। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। मान के चलिए देयर वॉज दिस पर्सन क्लाइंट वन ने बाय किया रिलायंस के 100 शेयर्स, और दूसरा क्लाइंट था, उसकी जो अपोजिट काउंटर पार्टी थी वो था क्लाइंट 2, उसने सेल किए रिलायंस 100 शेयर्स। अब क्लाइंट 1 ने ब्रोकर 1 के थ्रू ही ट्रेड किया होगा, मान किसी भी ब्रोकर के थ्रू तो ट्रेड किया ही होगा, डायरेक्ट ट्रेडिंग तो हो ही नहीं सकती पॉसिबल। ऐसे ही लेट्स सपोज कि क्लाइंट 2 का जो ब्रोकर था वो था ब्रोकर 2। तो यहाँ पे क्लाइंट 1 की ऑब्लिगेशन क्या है कि उसको अमाउंट सबमिट करना है, और अगर उसने 2500 रुपीज़ पे 100 शेयर्स करने हैं तो उसको कितना अमाउंट देना पड़ेगा? 2.5 लाख रुपीज़ उसको मार्जिन डिपॉजिट करना पड़ेगा ब्रोकर के पास। ऐसे ही क्लाइंट 2 को 100 शेयर्स डिपॉजिट कराने पड़ेंगे अपने ब्रोकर 2 के पास। अब मान के चलिए उन्होंने मंडे को ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। अब एट द डे एंड ब्रोकर 1 और ब्रोकर 2 किसके पास जाएंगे? क्लियरिंग हाउस के पास जाएंगे, क्योंकि क्लियरिंग हाउस नेटिंग ऑफ ट्रेड करेगा, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट कराएगा। तो ब्रोकर 1 क्लियरिंग हाउस के पास फंड्स पे इन करेगा, 2.5 लाख रुपीज वो पे कर देगा, पे इन। ऐसे ही यहां पे ब्रोकर 2 क्लियरिंग हाउस के पास शेयर्स को डिपॉजिट कर देगा, सिक्योरिटीज पे इन। तो ये जो सिक्योरिटीज पे इन होता है, इसके लिए भी क्लियरिंग हाउसेस को एक डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं क्लियरिंग मेंबर अकाउंट। समझे आप लोग? तो ये डिपॉजिटरी के पास ओपन होता है जहां पे सिक्योरिटीज पे इन डिपॉजिट होती है। फिर उसके बाद जब मैंने आपको बोला था कि सेटलमेंट कितने दिनों में होती है? T+2 डेज में, यानी जिस दिन में ट्रेड किया उसके 2 दिन एक्स्ट्रा के बाद आपका ट्रेड जो है वो सेटल आउट होता है। तो मंडे के बाद ट्यूसडे और वेडनेसडे तक वो कहाँ रहेगा शेयर? वो क्लियरिंग हाउस वाले अकाउंट में रहेगा, यानी क्लियरिंग मेंबर अकाउंट में। और थर्सडे को वो फिर पार्टी के अकाउंट में या फिर जो क्लाइंट अकाउंट है वहाँ पे वो रिफ्लेक्ट करने लग जाता है, जिसको हम बोलते हैं बेनिफिशियर ओनर अकाउंट। अब 2 दिनों के बाद जो क्लियरिंग हाउस है वो यहाँ पे इनको, इसके ब्रोकर को शेयर ट्रांसफर कर देगा, तो सिक्योरिटीज पे आउट। ऐसे ही यहाँ पे ब्रोकर 2 को पैसे ट्रांसफर कर देगा, जिसको हम बोलते हैं पे आउट। ठीक है, तो सारा क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस ऐसे ही होता है, T+2 डेज में होता है। ठीक है, तो कमिंग बैक टू नोट्स। So clearing corporation is an entity responsible for clearing and settlement of trades done by the clearing members. तो clearing corporation खुद काम नहीं करता है, rather than उन्होंने अपना आउटसोर्स किया हुआ होता है क्लियरिंग मेंबर्स को और क्लियरिंग बैंक्स को। तो क्लियरिंग मेंबर्स सिक्योरिटी सेटल करते हैं, क्लियरिंग बैंक्स फंड सेटल करते हैं। ठीक है, ऑनर एक A clearing corporation of a stock exchange are admitted to the depository system for clearing and settlement of securities trading on the respective stock exchanges. For electronic settlement of securities in demat form, the concerned clearing house of the stock exchange need to have a electronic connectivity with the depository, जिसको हम बोलते हैं clearing member account. We have already discussed. Then comes the issuer and registered transfer agent. देखिए, issuer वो उस कंपनी को बोलते हैं, companies that are coming with IPO and FPO, वो कंपनी जो IPO और FPO में शेयर्स लॉन्च करने वाली है। एंड मोर स्पेसिफिकली हम IPO की बात कर रहे हैं, जो कंपनी जनता से पहली बार पैसे जुटाती है थ्रू IPO, यानी जनता को पहली बार शेयर्स इशू करती है, उसको हम बोलते हैं इशू। अब मान के चलिए कि ये IPO लेकर आ रहे हैं और इन्होंने बोला कि हम IPO में पब्लिक को 1 लाख शेयर्स देंगे। तो सेबी क्या कहता है, अब कोई भी कंपनी अगर IPO लेकर आती है तो उसको IPO में जो शेयर्स देने होते हैं वो डीमेटेरियलाइज फॉर्म में देते हैं, नहीं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देते हैं। फिजिकली आप किसी को शेयर्स अलॉट नहीं करोगे। तो अब 1 लाख शेयर्स का IPO अगर आया तो पहले 1 लाख शेयर्स को कंपनी को डीमेट भी तो कराना पड़ेगा, है ना।
डीमेट फॉर्म में ही जब इशू करने हैं तो कंपनी को पहले 1 लाख शेयर्स को डीमेट कराना पड़ता है। तो वो डीमेट किसके थ्रू कराता है? वो रजिस्टर्ड ट्रांसफर एजेंट के थ्रू कराता है। क्योंकि कंपनी भी अब ये सारा काम क्या है, आउटसोर्स कर देती है। कंपनी ये काम खुद नहीं करती है, मतलब शेयर होल्डर मैनेजमेंट बोलते हैं इसको। जो शेयर होल्डर मैनेजमेंट जो कॉर्पोरेट्स हैं वो खुद नहीं करते हैं, आउटसोर्स करते हैं रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट। और रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट कौन होते हैं? जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को मेंटेन करते हैं। जो कंपनीज के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होते हैं, रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर होते हैं, उनका अकाउंट जो है मैनेज करते हैं। तो रजिस्ट्रार नाम का मतलब क्या हो गया? रजिस्टर ऑफ मेंबर एंड ट्रांसफर एजेंट, वो शेयर ट्रांसफर का पूरा ब्यौरा रखता है। अब ये तो है नहीं कि मेंबर कोई शेयर होल्डर बना तो पूरी जिंदगी के लिए बना, वो अपने शेयर्स को सेल ऑफ करके किसी और को भी शेयर होल्डर बना सकता है। तो वो ट्रांसफर का और ट्रांसमिशन का सारा रिकॉर्ड कौन रखता है? रजिस्टर ट्रांसफर एजेंट। तो इस पैरा में क्या कह रहा है? द इश्योर कंपनी हु इंटेंड्स टू ऑफर डीमेट फैसिलिटी टू देयर इन्वेस्टर्स will have to first establish connectivity with the depository either directly or through RTA। ठीक है, तो जो भी आईपीओ में वो शेयर देने वाला है, पहले उस शेयर्स को वो डीमैट में उसे कराना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगेन वी हैव अ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो द इश्योर एंड आरटीए अंडरटेक्स टू कॉपरेट ऑल टाइम टू रिट्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ द क्लाइंट। तो जो भी क्लाइंट यानी जो भी शेयर होल्डर्स के ग्रीवेंसेस होंगे वो आपको रिजॉल्व कराने पड़ेंगे, आरटीए उसको रिजॉल्व कर देता है। और वो क्या केसेस होते हैं? ज़्यादातर ट्रांसमिशन से रिलेटेड ही केस होते हैं, नॉमिनेशन ट्रांसमिशन से रिलेटेड ही केस होते हैं, या फिर डीमेटेलाइजेशन ऑफ already holding, if any of the shareholder is holding physical shares, तो उसका डीमेटेरियलाइजेशन में कन्वर्ट कराने में भी आरटीए का बहुत बड़ा रोल रहता है। Then the issuer or RTA shall have adequate hardware and software system to interact with the depository। तो पूरा सॉफ्टवेयर के थ्रू ट्रेड होता है। तो इनका भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा आरटीए का, वो कौन बताएगा? डिपॉजिटरी, कि आपकी ये बैंडविड्थ होनी चाहिए, इतने सिस्टम होने चाहिए, इतना मैन पावर होना चाहिए। देन ये सारा किस चीज़ से गवर्न होगा? बाय लॉज से। एक एग्रीमेंट होगा, ट्रीपार्टाइट एग्रीमेंट होगा। ट्रीपार्टाइट मतलब अ कॉन्ट्रैक्ट हैविंग 3 पार्टीज। कौन कौन से हो जाएंगे? ईश्वर, आरटीए और डिपॉजिटरी। तो तीनों पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाएगा फॉर डीमेटेरियलाइजेशन। देन कम्स द रोल ऑफ ईश्वर एंड आरटीए इन डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज। तो डीमेटेरियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ फिजिकल शेयर्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और डीमेट फॉर्म। फिजिकल शेयर्स इनटू डीमेट फॉर्म, उसको डीमेटेरियलाइजेशन बोलते हैं। तो कैसे होगा? मान के चलिए कोई क्लाइंट है, कोई शेयर होल्डर है जो ऑलरेडी फिजिकल शेयर्स को होल्ड करता है, फिजिकल पेपर होल्ड करता है। तो वो डीमेटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म फिल करेगा, साथ के साथ अपने सर्टिफिकेट्स को सरेंडर करके डीपी के यहाँ भेजेगा। डीपी यानी ब्रोकर वो अपने ब्रोकर को देगा। फिर ब्रोकर जो है शेयर सर्टिफिकेट्स को आरटीए के पास भेजेगा या फिर कंपनी के पास भेजेगा। उनसे कहेगा कि आप ये शेयर सर्टिफिकेट्स को एग्जामिन कीजिए और ये पता लगाइए क्या ये नकली है, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट तो नहीं है, क्या ये पर्सन जो भी इसका होल्डर है, जो भी बेनिफिशियल ओनर है, क्या ये आपके रिकॉर्ड में एग्जिस्ट करता है। और साथ ही साथ वो डिपॉजिटरी को भी एक नोटिस देगा जिसको आप बोलते हैं डीमैट ऑर्डर, कि हमारे पास ये रिक्वेस्ट आई है, तो काइंडली प्रोसीड विद दैट रिक्वेस्ट और इसको अरेंज कीजिए आपको इन शेयर्स को डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो डिपॉजिटरी फिर अपने एंड से भी आरटीए से कंफर्म करेगा, उसको डीमैट रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा कि मेरे पास ये रिक्वेस्ट आई है और इसको आप कंफर्म करके बताओ क्या हमें डीमेटेरियलाइजेशन करना है नहीं करना है। फिर आरटीए स्टेप 5 में या तो कंफर्म करेगा या रिजेक्ट करेगा। तो मान के चलिए अगर उसने कंफर्म कर दिया तो डिपॉजिटरी जो है आगे डीपी को बता देगा कि हाँ ये कंफर्म हो गया और आप इसको डीमेटेरियलाइजेशन का डीमेट करके इसको कंफर्म कर दो। फिर उसके बाद क्लाइंट जो है डायरेक्ट किससे कर सकता है कोऑर्डिनेट? आरटीए से कोऑर्डिनेट कर सकता है। तो जैसे ही उसके शेयर्स डीमेटेरियलाइजेशन में कन्वर्ट होंगे देन वो आरटीए से पूरा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट वगैरह ले सकता है कि उसके पास कितने शेयर हैं, क्या ब्यौरा है उसका, नॉमिनेशन फैसिलिटी में नॉमिनी कौन है उसका, और जो भी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है वो सब उसका ब्यौरा वो आरटीए से क्लेम कर सकता है। ठीक है, देन रोल ऑफ इशूअर एंड आरटीए इन रीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी। देखिए डीमेट का जो अपोजिट है वो होता है रीमेट। अब रीमेट का मतलब क्या होता है? कन्वर्जन फ्रॉम डीमेट टू फिजिकल शेयर्स, ये प्रोसेस को हम बोलते हैं रीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज। तो इसके अंदर भी सेम ही स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले बेनिफिशियल ओनर जो है वो रीमेटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म भेजेगा डीपी को, उनसे बोलेगा कि सर मेरे पास ये डीमेट में कुछ शेयर्स पड़े हैं, आप इनको काइंडली फिजिकल शेयर्स में इसको कन्वर्ट कर दो। ठीक है, फिर डीपी जो है यहाँ पे क्या आएगा? सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम, या फिर इसको आप बोल लीजिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज कंपनी, CDSL और NSDL, आप ऐसा समझ लीजिए इसको। तो इंडिया में 2 हैं तो मैंने दोनों के नाम लिख दिए, CDSL या NSDL से। वो सिस्टम एंट्री को कंफर्म करेगा कि सर क्या ये मान के चलिए बेनिफिशियल ओनर का एक नाम रख देते हैं यहाँ पे,
एंड लेट्स से इसका नाम है रमन, ठीक है। तो वो एक सिस्टम एंट्री लेगा स्टेप 2 के अंदर कि क्या रमन के नाम पे ये इस तरीके से कुछ शेयर पड़े हुए हैं, काइंडली कंफर्म, ठीक है। साथ में जो डीपी है वो रिक्वेस्ट भेज देगा आरटीए को कि मेरे पास एक ऐसी रिक्वेस्ट आई है और वो चाहते हैं कि उनके डीमेट के शेयर फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो काइंडली कंफर्म, ठीक है। तो रजिस्ट्रार सारा रिकॉर्ड निकालेगा और देखेगा और कंफर्म करेगा कि क्या ये बंदा एज अ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर कंपनी के साथ रजिस्टर है या नहीं है। अब मीनवाइल जो स्टेप 2 के अंदर सिस्टम एंट्री कंफर्म करने के लिए डीपी ने भेजा था, तो वो सीडीएसएल एनएसडीएल यानी डिपॉजिटरी रजिस्ट्रार से भी कंफर्म करेगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जो रिकॉर्ड रखता है वो कौन रखता है? रजिस्ट्रार रखता है। देखिए सीडीएसएल एनएसडीएल का काम तो केवल डिपॉजिटरी सर्विसेज देना है, उनका तो काम केवल ये है, वो एक एंट्री बना के बस लेजर में डाल देंगे और फिर वो लेजर को रीड कौन करता है? उस लेजर को रीड करता है रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार से ही कंफर्म होगा सब कुछ। फिर उसके बाद रजिस्ट्रार या तो कंफर्म करेगा रिजेक्ट करेगा। तो मान के चलिए रजिस्ट्रार ने कंफर्म कर दिया स्टेप 5 के अंदर, और साथ में रजिस्ट्रार ने फिजिकल सर्टिफिकेट फिर इसको भी दे देगा बेनिफिशियल ओनर यानी रमन को। जैसे ही वो कंफर्म करेगा सीडीएसएल को और साथ ही साथ वो फिजिकल सर्टिफिकेट दे देगा रमन को, और उसके साथ साथ जो सीडीएसएल वाले हैं अपने डीपी को बता देंगे कि हाँ फिजिकल सर्टिफिकेट हैज़ बीन इशूड एंड नाउ यू कैन टेक द एंट्री बैक, या फिर आप डीमेट की जो उसकी डीमेटलाइजेशन वो है उसको आप कैंसिल कर दो, डीमेट आईडी जो भी है उसको आप कैंसिल कर दो। तो डीपी यानी कि ब्रोकर उस डीपी आईडी को फिर कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो इस केस के अंदर जो शेयर्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे फिजिकली में। देन रोल ऑफ इशूअर एंड आरटीए इन कॉर्पोरेट बेनिफिट्स। कॉर्पोरेट बेनिफिट्स का मतलब क्या हो गया? जब कंपनी अपने शेयर्स पे डिविडेंड डिक्लेयर करती है, बोनस शेयर डिक्लेयर करती है, राइट इशू देती है ना, स्प्लिट होता है, स्टॉक स्प्लिट भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके के बेनिफिट्स को क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट बेनिफिट्स। जो भी कंपनी शेयर्स के ऊपर कोई भी बेनिफिट देती है अपने शेयर होल्डर्स को, तो उनको हम कॉर्पोरेट बेनिफिट्स कहते हैं। इट इज द फंक्शन ऑफ द इशूअर एंड आरटीए टू इन्फॉर्म द डिपॉजिटरी अबाउट द कॉर्पोरेट ऑक्शंस। वो क्या कह रहे हैं कि ये जिम्मेदारी है आरटीए की कि वो डिपॉजिटरी को बताए कि अगर कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन आ रहा है जिससे जो भी करंट शेयर्स हैं उनके अंदर कुछ चेंज आने वाला है, उनके नेचर के अंदर कुछ भी चेंज आने वाला है, तो आपको डिपॉजिटरी को बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली रिकॉर्ड कौन मेंटेन करता है? डिपॉजिटरी, है ना। रिलेटिंग टू द बुक क्लोजर, रिकॉर्ड डेट, डेट ऑफ रिडम्पशन, डेट ऑफ कन्वर्जन, या फिर कॉल मनी है, या फिर सच अदर एक्शन फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड सबमिट नेसेसरी अप्रूवल डॉक्यूमेंट्स फॉर द कॉर्पोरेट एक्शन। अप्रूवल डॉक्यूमेंट मतलब जैसे मान के चलिए कि रेजोल्यूशन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रेजोल्यूशन पास करा है तो वो रेजोल्यूशन का देना पड़ेगा आपको। फिर अगर जनरल मीटिंग के अंदर शेयर होल्डर से रेजोल्यूशन पास करा है तो वो वाला आपको देना पड़ेगा। देखिए रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? रिडम्पशन का मतलब होता है डेट सिक्योरिटीज़ को मेच्योर होना। मेच्योरिटी के बाद जब कंपनीज जो है डेट सिक्योरिटी की मेच्योरिटी के बाद जब पैसा लौटाती है तो उसको क्या बोलते हैं? रिडम्पशन। पैसे लौटाने की विधि को हम क्या बोलते हैं? रिडम्पशन। डेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स का मतलब ये है कि जब डिवेंचर्स आपके इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं तो उसको डेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर कहते हैं। और इस केस में क्या होगा? जो करंट इक्विटी शेयर्स हैं उनका नंबर बढ़ जाएगा। मान के चलिए पहले डीमेट में 1 लाख शेयर्स पड़े थे, अब डिवेंचर के कन्वर्ट होने से वो 1,10,000 हो जाएंगे, तो डिपॉजिटरी को ये बात पहले ही बतानी पड़ेगी। On receiving such intimation, the depository provide the details of the holdings of the clients electronically. तो डिपॉजिटरी फिर डेटा रिलीज करेगी आरटीए को और आरटीए के पास वो डेटा आ जाएगा। फिर आरटीए अपने हिसाब से फिर वो उस कॉर्पोरेट बेनिफिट्स को ट्रांसफर करता है, ठीक है। कट ऑफ डेट बताएगा फॉर कॉर्पोरेट एक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट बेनिफिट्स। अब इसका थोड़ा सा प्रोसेस और प्रैक्टिकलिटी में समझिए। मान के चलिए डिविडेंड डिक्लेयर करा कंपनी ने कि जो भी मेरा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, कंपनी कहती है मैं उसको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को 2 रुपीज़ डिविडेंड देती हूँ। एक लॉयल्टी है, डिविडेंड एक लॉयल्टी है कि जो भी मेरा पैट्रनेज शेयर होल्डर है मैं उसको 2 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर करती हूँ। तो अब एक बात बताइए, ट्रेडिंग तो हमेशा चलती रहेगी, रोज ट्रेडिंग होता है, रियल टाइम मैनर में लाखों करोड़ों शेयरों की ट्रेड अदला बदली होती है। तो कंपनी डिसाइड कैसे करेगी कि किसको डिविडेंड देना है, किसको? तो इसलिए कंपनी एक रिकॉर्ड डेट निकालती है। एक रिकॉर्ड डेट निकालती है, जैसे उसने रिकॉर्ड डेट निकाली 12 जैन 2024। तो रिकॉर्ड डेट 12 जन 2024 का मतलब क्या है कि 12 जनवरी तक जो भी हमारा रजिस्टर्ड शेयर होल्डर होगा हम उसको ही केवल डिविडेंड देंगे, ठीक है। उसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड डेट। तो रिकॉर्ड डेट के टाइम पे जो भी हमारे इनके रजिस्टर्ड शेयर होल्डर होंगे उसका डेटा कौन देगा? डिपॉजिटरी। इसलिए वहाँ पे डिपॉजिटरी सर्विसेज को बताना जरूरी है।
इसलिए ही फिर जो इश्योर है अपने आरटीए के थ्रू डिपॉजिटरी को बताता है कि हम डिविडेंड डिक्लेयर करने वाले हैं और ये हमारी रिकॉर्ड डेट है, तो रिकॉर्ड डेट के हिसाब से हमें डेटा दे देना, ठीक है। तो ये पैरा के अंदर हमने यही बात समझी है, ठीक है। सो दिस वॉज द लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर एंड विल मीट विद द न्यू चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो. That's it for today's class. We'll discuss the new topic in next video.